दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th के एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर की, जिसे लिखा है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम श्योर कि आप इस कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस को समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट डिले। मेरा नाम है शिशिर और आप देख रहे हैं इंग्लिश पेज। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. 1976 में जुलाई के महीने में नैरेटर अपनी पत्नी मैरी, अपने बेटे जोनाथन जिसकी उम्र 6 साल है, डॉटर सुजैन जिसकी उम्र 7 साल है के साथ इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से एक समुद्री यात्रा को निकलते हैं। अच्छा, ये समुद्री यात्रा करने को शुरुआत क्यों करते हैं? एक्चुअली में 200 सालों पहले इंग्लैंड के एक फेमस नेविगेटर थे कैप्टन जेम्स कुक, जिन्होंने राउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के चारों तरफ एक समुद्री यात्रा की थी। उसकी याद में ये यात्रा शुरू करना चाहते हैं। अब कैप्टन जेम्स कुक थे कौन? तो भाई वो एक ब्रिटिश नेविगेटर थे, मैंने बता दिया, और इन्होंने 3 सी वॉयजेस अपने समय में की थी 1768 से 1779 के बीच में। और इन सी वॉयजेस के पर्टिकुलर जो जोन थे वो थे पैसिफिक ओशियन जोन, और वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक विशेषकर पहुंचे हुए थे। तो इनकी भी समुद्री यात्रा कहीं ना कहीं इंग्लैंड से शुरू होती है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ती ही बढ़ती। आगे चलिए स्टोरी को देखते हैं। Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of famous explorer. वही वो बात कहते हैं कि उस फेमस एक्सप्लोरर जेम्स कुक की याद में मैरी, मेरी पत्नी और मैं जो 37 साल का एक बिजनेसमैन हूँ, हम लोगों ने एक लंबे समय तक ये स्वप्न देखा था कि हम लोग राउंड द वर्ल्ड वॉयज करेंगे, बिल्कुल कैप्टन जेम्स कुक के अंदाज में। और 16 सालों से दे हैड स्पेंट ऑल देयर लेजर टाइम होनिंग सी फेयरिंग स्किल। यहाँ पे एक फ्रेज है होनिंग स्किल्स। होनिंग स्किल्स का मतलब होता है अपनी किसी भी कला कौशल को और ज़्यादा निखार लाना, ठीक है। तो ब्रिटिश वाटर्स में, यानी कि ब्रिटिश समुद्री क्षेत्र में, ये अपनी जहाज के जरिए अपने सी फेयरिंग स्किल्स, समुद्र में नाव को चलाने के स्किल्स को और निखार रहे थे। अब ये बात करते हैं अपने बोट की। उसका नाम है वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर लंबी और 30 टन की भारी भरकम बोट है, जिसे प्रोफेशनल लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है। और महीनों तक रफेस्ट वेदर सिचुएशन में उन लोगों ने इस बोट को चलाकर ट्राई किया है अपनी समुद्री यात्रा की मेन शुरुआत करने के पहले। और ये कहते हैं कि जब हम लोगों ने समुद्री यात्रा की शुरुआत प्लाईमाउथ इंग्लैंड से की, तो हमारे ये जो प्लान्ड जर्नी थी 3 ईयर लॉन्ग, जिसमें इन लोगों को 1,05,000 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी थी, उसमें से उसका फर्स्ट लेग इन्होंने बिना किसी प्रॉब्लम के अफ्रीका के केप टाउन तक पहुंचने में कर लिया। यानी ये देखिए, इनकी इटिनरी को समझिएगा। इंग्लैंड से शुरुआत हुई यात्रा की और अफ्रीका की सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट के वेस्टर्न हिस्से में केप टाउन है, यानी कि साउथ अफ्रीका की राजधानी। वहां तक ये लोग पहुंच जाते हैं और इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर ये लोग 2 प्रोफेशनल्स की मदद लेते हैं। एक है अमेरिकन लैरी, स्विस मूल के हर्फ सिगलर। स्विस मूल जब कह रहा हूं दोस्त, यानी कि स्विट्जरलैंड के हर्फ सिगलर हैं। और इन्होंने इन प्रोफेशनल्स की मदद क्यों ली, जबकि खुद इन्होंने 16 सालों तक अपनी एक्सपीरियंस को अच्छा गेन किया है, अपनी सी फेयरिंग स्किल को होन किया है, फिर भी इन्होंने क्यों मदद ली? ये कहते हैं क्योंकि सदर्न इंडिया का जो ओशन है, इंडियन ओशन का सदर्न पार्ट, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो यहाँ पर आप अपने इंडियन नेवी को सलाम कर सकते हो कि वो सबसे मुश्किल परिस्थिति देश को सर्व करते हैं। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales। और जब अपनी यात्रा इन्होंने केप टाउन से शुरू की, तो इन्हें बहुत जल्द ही बहुत स्ट्रॉन्ग गेल्स का सामना करना पड़ा। गेल्स का मतलब होता है तेज समुद्री हवाएं, और इनका इन्हें सामना करना पड़ा। फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली, गेल्स डिड नॉट वरी मी। और अगले कुछ सप्ताह तक ये समुद्री यात्रा में गेल्स चलती रहीं, पर नैरेटर कहते हैं उन्हें तेज हवाओं से परेशानी नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव वॉज अलार्मिंग। पर जो समुद्र की लहरें उठ रही थी वो बहुत ही चेतावनी देने वाली थी, बहुत खतरनाक हुआ करती थी। अप टू 15 मीटर एज हाई एज आवर मेन मास्ट। हमारी जहाज का जो मास्ट था, मस्तूल था, उतनी ऊंचे, लगभग 15 मीटर ऊंचे ऊंचे समुद्री लहरें उठ रही थी। अब देखो यहाँ पे मास्ट एक वर्ड आया। एक्चुअली में ये पूरी समुद्री यात्रा से संबंधित कहानी है, तो आपको बोट के डिफरेंट पार्ट्स को समझना जरूरी है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, जिसका लिंक आपको आई बटन में दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इसे सीख सकते हो। दोस्तों, दिसंबर 25 तक इन लोगों ने 3500 किलोमीटर की जर्नी कर ली थी केप टाउन से आगे इस डायरेक्शन में। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, बेहद क्रूर मौसम के बावजूद भी, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे। हम लोगों ने कहा शानदार हॉलीडे रहा। और 25 दिसंबर याद है क्यों होता है इंपॉर्टेंट?
या ऑफ कोर्स क्रिश्चियन के लिए क्रिसमस डे होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वो क्रिसमस डे था और उन्होंने सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन वेदर, पर इसके आने वाले दिनों के बाद जो है न्यू ईयर तक वेदर सिचुएशन में कोई सुधार नहीं आया। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून एंड इट चेंज्ड बट फॉर वर्स। मौसम को देखते हुए अंदाजा लगाया कि जल्द ही मौसम बदलेगा, और मौसम में बदलाव आया भी, पर ये पॉजिटिव नहीं था बल्कि सिचुएशन और खराब हो गई। ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक। जनवरी 2 की सुबह तक समुद्र की लहरें बेहद ऊंची ऊंची और बड़ी थी। जाइगेंटिक मीन्स ह्यूज, बिग, कोलोसल। वी वर sailing with only small storm jib and were still making 8 knots। इन्होंने क्या किया कि मेन सेल को हटा करके इन्होंने अब स्टॉर्म जिप के जरिए अपनी यात्रा शुरू कर दी, ताकि तेज हवाओं में वो अपने जहाज को कंट्रोल में कर चल रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस। समुद्र की हर आने वाली लहर हमारी जहाज को उछाल देती थी और हमें ऐसे विशाल समुद्र को और भी देखना। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है दोस्त इस चैप्टर का, कि बोट की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए उस क्रू ने क्या किया, पूरे टीम ने क्या किया। तो इसका जवाब ये है कि बोट की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए सबसे पहले इन्होंने स्टॉर्म जिप को ड्रॉप कर दिया। इसके अलावा रस्सी को लेकर के स्टर्न साइड जो थी बोट उस तरफ और बांध दिया कस के, डबल लूप में करके। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। 6 बजे शाम को आने वाले इम्पेंडिंग डिजास्टर, विध्वंस की पहली निशानी इन्हें दिखनी शुरू हो गई। ऑमिनस साइलेंस छा गया एक, और क्या आपने सुना होगा ना कि तूफान के पहले का सन्नाटा, तो बिल्कुल सन्नाटा सा था। द विंड ड्रॉप्ड, हवाएं बंद हो गई। एंड स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और आसमान तुरंत ही काले बादलों से घिर गया। Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship। और उसके बाद एक बहुत बड़ा बादल गरजता हुआ बिल्कुल शिप के ऊपर आ खड़ा हुआ। विद अ हॉरर आई रियलाइज इट वाज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। और बड़े भय के साथ मैंने इस बात को रियलाइज किया कि ये बादल नहीं, बल्कि ये तो समुद्र की एक बहुत बड़ी लहर है, इतनी बड़ी जितनी बड़ी आज तक मैंने जिंदगी में नहीं देखी। द रोर इंक्रीज्ड थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप above the wave, and for the moment I thought we might ride over it। Then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard with a sinking below the waves। और इसके बाद ये जब तेज पानी की लहर आई, इसके बाद पूरा का पूरा स्टर्न साइड एक तरफ झुक सा गया था, और इन्हें ऐसा लगा कि शायद अब ये लोग का किसी तरह से वेव को राइड ओवर कर पाएंगे। पर तभी एक और तेज लहर आई और इनके हाथों में जो नेविगेशन व्हील थी वो नेविगेशन व्हील छूट गई और इनका सर जा टकराया नेविगेशन व्हील से, और ये महसूस कर रहे थे कि इतना पानी आ चुका था बस इन लहरों के जरिए कि ये डूब रहे थे। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। नरेटर कहते हैं अब तो लग रहा था कि मेरी मौत तय है और मैंने अपने डेथ को एक्सेप्ट भी कर लिया। एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। अब मौत आ जाती है तो इंसान घबराने लगता है, पर क्या था कि इनके होश अब धीरे धीरे गायब हो रहे थे। सर टकराया हुआ था, खून निकल रहा था, और इस वजह से ये बड़े पीसफुल फील कर रहे थे। A few meters away, wave walker was near capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright। कुछ ही मीटर और आगे हम लोग की जहाज बढ़ी, तब मुझे लगा कि जहाज अब कैप्साइज हो जाएगी, बिल्कुल पलट जाएगी। तभी एक दूसरी लहर आई और हॉरिजेंटल होते हुए शिप के मास्ट को उसने सहारा दिया और फिर से जहाज सही डायरेक्शन में खड़ा हो गया। Subsequent wave tossed me round the deck like a rag doll। और एक बिल्कुल पुतले की तरह, एक गुड़िया की तरह आने वाली लहरें लगातार मुझे एक तरफ से दूसरी तरफ उछालते जा रही थी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरे जो छाती की पसली थी बाएं साइड की रिब्स वो क्रैक हो गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरे दांत टूट गए थे, ब्रोकन टीथ हो गया था मैं, मेरे मुंह में खून भर गया था। somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on। किसी तरह से मैं नेविगेशन व्हील तक पहुंचा और मैंने स्टर्न को सही किया और आने वाली लहरों तक
खुद को नेविगेशन व्हील संभालने के लिए मैंने खड़ा कर रखा था। द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन सडनली एंड मैरी अपीयर्ड। इसी बीच में नीचे वाले लेवल पे बोट के जहां पर लोग आराम करने के लिए हैच बना हुआ था, वहां से मैरी निकलती हैं और कहती हैं, वी आर सिंकिंग, हम लोग डूब रहे हैं। शी स्क्रीम, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। उसने सूचित किया अपने पति को कि डेक पूरी तरह से समुद्री लहरों से टूट चुका है और हमारा जहाज अब धीरे धीरे डूब रहा है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। मैंने अपनी पत्नी को चिल्लाते हुए कहा, चलो नेविगेशन व्हील जल्दी से संभालो, और मैं किसी तरह उस हैच की तरफ गया। इस बीच में दो प्रोफेशनल्स भी थे। इन दो प्रोफेशनल्स ने क्या किया? क्या ये बिल्कुल शांत थे? नहीं दोस्त, लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैड मैन, बिल्कुल पागलों की तरह डेक पे आए हुए पानी को ये दोनों, लैरी और हर्ब, मिल करके पानी बाहर फेंक रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, पर ये टिम्बर, ये लकड़ी का बना बोट बिल्कुल बुरी तरह से टूट चुका था। स्टार बोट साइज बल्ज इनवर्ड, जो बोट का स्टार्ट बोट साइड था वो अंदर की तरफ बिल्कुल बल्ज हो चुका था। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रन केबिन, बच्चों के केबिन तक किसी तरह ये खुद पहुंचे, हाथ तैर के, चल के, रेंगते हुए, और उन्होंने पूछा, आर यू ऑल राइट, क्या बच्चों तुम लोग ठीक हो? बच्चों ने कहा यस, और उन्होंने कहा, स्यू ने यानी सुजैन ने कहा, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, मेरा सर थोड़ा दर्द कर रहा है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, उसकी आंखों के ऊपर एक बम्प सा बन गया था, उसका सर टकरा गया था और आंखें सूज गई थी। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स, पर ऐसे मौके में इन छोटी सी समस्याओं की तरफ मैं ध्यान नहीं दे सकता था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन द डेक। किसी तरह से कैनवास मुझे मिला, वो मोटा सा कपड़ा जो पानी के खिलाफ भी अच्छे से रेजिस्ट करता है, स्क्रू मिला और हैमर मिला। इन सब चीज़ों को लेकर ये डेक की तरफ आ गए, और उसके बाद स्टार बोट साइड जो बिल्कुल खुल रहा था, उस साइड का टूट के पानी अब अंदर आ रहा था, वहां पर इन्होंने क्या किया कि उसको जल्दी से रिपेयर करने की सोची, अदरवाइज वो लोग डूब जाते हैं। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड एंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट। समस्याएं बढ़ती जा रही थी। हो क्या रहा था, अब तक जिस हैंडपंप से ये लोग पानी निकाल रहे थे बोट के अंदर का, अचानक से उसमें कचरे आकर के, डैब्रिस आकर के जमा हो गए और उसने काम करना बंद कर दिया। एक इलेक्ट्रिक पंप था जो कि पानी के आने से शॉर्ट सर्किट हो गया, उसने काम करना बंद कर दिया। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तभी याद आया कि चार्ट रूम फ्लोर जहाँ नक्शे वक्शे होते हैं वहाँ पे एक और इलेक्ट्रिक पंप पड़ा होगा। आई कनेक्टेड इट टू आउट पाइप एंड थैंकफुली फाइंड इट वर्किंग। मैंने जल्दी से उसको कनेक्ट किया और ईश्वर की कृपा थी कि वो पंप काम करने लगा और इलेक्ट्रिक पंप से जल्दी जल्दी पानी बाहर निकलने लगा। फिर भी द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। पूरी रात बीत गई सिर्फ 3 कामों को करते करते। वो 3 काम क्या थे? ये लोग पंप आउट कर रहे थे वाटर को, पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। स्टीयरिंग, नेविगेशन व्हील को स्टीयर कर रहे थे, यानी कि नेविगेशन व्हील से बोट को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। एंड वर्किंग द रेडियो, और इसके अलावा रेडियो सिग्नल्स भेजने का काम कर रहे थे ताकि किसी नियर बाई बोट से संपर्क इनका हो सके। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स, और ऐसी परिस्थितियों में, इतने डेस्परेट सिचुएशन में, जबकि लाइफ एंड डेथ लाइक सिचुएशन हो, तो समुद्र में या आसमान में अगर कोई बोट या एयरक्राफ्ट रेडियो सिग्नल्स भेजती है तो किसी भी देश या किसी भी बोट का रेडियो सिग्नल कैच करने पे लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, और इस तरह की कॉल को, इमरजेंसी कॉल को बोलते हैं मेडे कॉल। तो ये लोग मेडे कॉल सेंड तो कर रहे थे, बट कोई रेडियो सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा था इनका, जो कि बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि अभी इस समय ये लोग बिल्कुल रिमोट कॉर्नर में थे, बिल्कुल दूर के हिस्से में थे। बाय द मॉर्निंग ऑन January 3 द पंप had the water level sufficiently under the control for us to take 2 hours rest in rotation। और 3 जनवरी की सुबह तक सिचुएशन कुछ राहत भरी थी। पानी का लेवल इतना कम हो गया था कि हम में से हर एक आदमी 2-2 घंटे रोटेशन में, यानी पहले तुम आराम कर लो 2 घंटे, फिर मैं 2 घंटे आराम करूंगा, इस तरह रोटेशन में आराम करने के लिए लोग को मौका मिल पाया। एंड ऑन द चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स रीफ्स वर स्मैश्ड अंडर द कील। और इन्होंने नीचे जब देखा जा करके तो इन्हें मालूम चला कि बोट के निचले हिस्से में, कील साइड में,
जो बोट के फ्रेम बनाए गए थे, रिब्स कहा गया है इसे यहाँ पर, वो उसके सारी लकड़ियां टूट चुकी थी बुरी तरह से। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। जब पहली बार समुद्री लहर ने इस जहाज को बुरी तरह से हिट किया था, तब से 15 घंटे बीत चुके थे। वेव वॉकर वुडेंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर टू रिच अस ऑस्ट्रेलिया। पर वेव वॉकर की अब ये क्षमता नहीं रह गई थी कि ऑस्ट्रेलिया तक की दूरी वेव वॉकर हमें आराम से ले जा सके, बिना किसी रिपेयरिंग के तो पॉसिबल था ही नहीं। I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. मैंने कैलकुलेशन किया, चार्ट देखा, मैप देखा और मुझे मालूम चला कि ईस्ट डायरेक्शन में, जहां साउथ अफ्रीका से हम आगे बढ़ रहे थे, उसी डायरेक्शन में दो छोटे छोटे आइलैंड्स ईस्ट साइड में पड़े हुए हैं। वन ऑफ देम इल एम्स्टर्डम, और उनमें से था एक इल एम्स्टर्डम, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है। वहां पर फ्रेंच साइंटिस्ट स्टडी करने के लिए रुके हुए रहते थे। आवर ओनली होप वॉज टू रिच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। ये फ्रेज पूछता है पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। पिन प्रिक का मतलब होता है सुई की नोक। तो दोस्त, ये पूरे वास्ट ओशन में, पूरे बड़े से समंदर में दो छोटे छोटे आइलैंड सुई की नोक की तरह थे, और ये सुई की नोक के बराबर की दूरी वाले जमीन आइलैंड्स ही हमारी आखिरी उम्मीद थे। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. By the dawn of January 5, our situation was again desperate. तो 4 जनवरी तक कुछ 36 घंटे के लगातार पंप आउट करने के बाद किसी तरह से पानी कुछ कम हुआ था, पर 5 जनवरी को सिचुएशन एक बार फिर से बहुत बुरी हो गई। When I went to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" जब मैं बच्चों को थोड़ा कंफर्ट करने मेंटली गया, उनको थोड़ा संबल देने गया, तो बच्चे ने पूछा, जॉन ने पूछा, पापा क्या हम लोग मरने वाले हैं? I tried to assure him, मैं उसे कुछ निश्चिंत करना चाहता था कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं, अभी कुछ कहना ही चाह रहा था। इसके पहले उसने कहा, "But Daddy, we are not afraid to die if we can all be together, you and Mummy, Sue and I." पापा कोई बात नहीं है, अगर आप, हम, मम्मी और आप सब लोग एक साथ हैं तो मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता। I could find no word with which to respond and I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. बच्चे की इस बात को सुनकर कि इमोशनली वो अपने आप को और स्ट्रांग फील करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, इस समुद्र से मेरे पास जो कुछ भी रिसोर्सेज हैं उसके जरिए फाइट बैक करूंगा ही करूंगा। That evening, Mary and I sat together holding hands, as though the motion of the ship brought more and more water through the broken planks. Through the broken planks, जो बोट की लकड़ी के अलग अलग हिस्से टूटे हुए थे, वहां से लगातार पानी अंदर को आ रहा था। और उस शाम मैरी और मैं हाथों में हाथ डाले बैठे हुए थे। We both felt that end was very near. हम दोनों को ये लग रहा था कि हमारी जिंदगी का अंत बहुत करीब है। But Wave Walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get reading on sextant. हम दोनों को लग रहा था मौत नजदीक है, पर वेव वॉकर ने 5 जनवरी की वो दिन भी बिता लिया और 6 जनवरी की सुबह आ गई और विंड धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया, यानी कि तूफानी हवाएं धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। और इस समय नरेटर ने सेक्सटेंट निकाला और आगे उसने सिचुएशन को मैप आउट करने की कोशिश की। The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. जो मैंने डिसाइड किया सिचुएशन को रीड करके, वो मुझे ये लगा कि हम लोग लगभग 1.5 लाख किलोमीटर की वास्ट ओशन के फील्ड में हम लोगों को एक 65 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ढूंढ निकालना है, इल एम्स्टर्डम। While I was thinking, जब मैं ये बात सोच ही रहा था, Sue moving painfully joined me. Sue भी, मेरी बेटी सुजैन भी मुझ तक मिलने चली आई। The left side of her head was now very swollen. उसके चेहरे का बायां हिस्सा बुरी तरह सूज चुका था। Her blackened eye narrowed to slits. उसकी जो काली काली आंखें थी अब वो एक सुराख में बदल गई थी। उसकी पलकें इतनी ज़्यादा सूज गई थी कि उसकी आंखें बिल्कुल एक स्लिट की तरह खुल रही थी। She gave me a card she had made. उसने मुझे एक ग्रीटिंग कार्ड दिया जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। On the front she had drawn caricature of Mary and me with the words, और उसके फ्रंट हिस्से पे उसने मुझे और मेरी वाइफ मैरी की तस्वीर बनाई थी और उस पे उसने ये लिख रखा था, एक मैसेज था, हाउ आई लव यू बोथ, मुझे आप दोनों से कितना प्यार है बता नहीं सकती। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू। तो ये कार्ड मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको शुक्रिया कह सकूं। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और पापा घबराइए मत, बेस्ट की उम्मीद करिए।
अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक। उसने मुझे ग्रीटिंग कार्ड दिया, मुझे बेहद अच्छा लगा और 2 PM का समय हो चुका था। मैं डेक पर गया और लैरी को मैंने कहा, सुनो लैरी, बोट को 185 डिग्री डायरेक्शन में मूव करो। इफ़ वी वर लकी, अगर हम इतने किस्मत वाले होंगे तो डेफिनेटली हम निश्चित तौर पे उस आइलैंड तक शाम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे 3 घंटे के अंदर। पूरे कन्विक्शन के साथ नैरेटर ने ये बात कही। Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. इसके बाद मैं नीचे गया और मैं अपने बंक पे यानी बर्थ पे, जैसे रेलवे में बर्थ होता है वैसे शिप में बंक बोलते हैं, उस पे चढ़ा और अमेजिंगली मुझे आश्चर्य हो रहा था, जहाँ जिंदगी और मौत का सवाल था वहाँ पे मैं झपकी मुझे आ गई, मुझे नींद आ गई। आई डॉज्ड ऑफ। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM। जब मैं जागा तो 6 बज रहे थे एंड ग्रोइंग डार्क, और चारों तरफ अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड्स। मुझे लगा हम लोगों ने आइलैंड तो मिस कर दिया है। And with the sail we had left we couldn't hope to beat back into the westerly wind। और अगर ऐसा हो गया तो जिस नाव के साथ हम हैं उस नाव के साथ तो तेज बहती हुई पश्चिमी हवाओं का सामना नहीं किया जा सकता था। At that moment, a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. She was right behind him. उसी पल मेरे बंक के पास बिखरे हुए बालों के साथ जोनाथन आया। उसके जस्ट पीछे स्यू भी थी। जोनाथन ने पूछा, क्या मैं आपसे गले लग सकता हूँ? Why am I getting a hug now? I asked. मैंने पूछा, क्या बात है भाई, इस समय आप मुझसे गले मिलना चाहते हो? Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. तो मेरे लड़के ने कहा, पापा, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो और सबसे अच्छे कैप्टन हो किसी भी शिप के, तो इसलिए मैं आपसे गले लगना चाहता हूँ। Not today, John. I'm afraid. तो उसके पिता ने कहा कि शायद आज मेरा दिन नहीं है, शायद आज मैं बेस्ट कैप्टन ही नहीं, जॉन। Why? You must be, said Sue in a matter of fact voice. You found the island. What? I shouted. It's out there in front of us, they chorused, as big as a battleship. तो बच्चों ने जब ये कहा तो इन्होंने कहा शायद आज मेरा दिन नहीं है। बच्चों ने कहा ऐसा थोड़ी होता है। स्यू ने कहा, पापा आपने तो वो आइलैंड ढूंढने को कहा था, आपने ढूंढ भी लिया। नैरेटर बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं, बोलते क्या सच में? और वो बच्चे दोनों कोरस करते हुए साथ साथ गाते हुए लगभग बोलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, बैटल शिप जितना बड़ा आइलैंड है। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट स्टार्क आउटलाइन ऑफ एल एम्स्टर्डम। आई रश्ड ऑन डेक, मैं भागता भागता डेक पे पहुंचा। एंड गेज्ड विद रिलीफ, और बड़ी राहत हुई मुझे देख करके, स्टार्क आउटलाइन ऑफ एल एम्स्टर्डम। एल एम्स्टर्डम का जो सिलुएट दिख रहा था, एक बाह्य आकृति, आउटर लाइन, कॉन्टूर्स दिख रहा था, उसे देखकर बहुत राहत इन्होंने महसूस की। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। अगर सच कहूं तो ये इसका कॉम्पोजिशन जो है सिवाय वॉल्केनिक रॉक के और किसी चीज से नहीं बना है, यानी कि मॉल्टेन लवा वॉल्केनो से निकला होगा और उससे बना हुआ आइलैंड है। विथ लिटिल वेजिटेशन, हरियाली भी बहुत कम है यहाँ पर। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। और इसके बावजूद नैरेटर कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड था मेरे लिए, और कहे भी क्यों ना, उसने जो है लाइफ सेवियर का काम किया था। With the land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Harvey, cheerful and optimistic under the direst stress. जब मेरे पैरों के नीचे जमीन मैंने महसूस की इतने दिनों बाद, तो my thoughts were full of Larry and Harvey. लैरी और हार्वी ने जितना अच्छा काम किया था उनके लिए मैं थैंकफुल फील कर रहा था। वो दोनों बंदे अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, सबसे खराब परिस्थितियों में, सबसे तनावपूर्ण स्थितियों में भी चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक थे, काफी खुश और काफी आशावादी थे। एंड ऑफ मैरी, मेरे दिमाग में मैरी का भी ख्याल आया, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोस क्रूशियल आवर्स, जिसने बड़े ही क्रूशियल आवर, बड़े ही इंपॉर्टेंट आवर्स में, जब मैं उस सिचुएशन में नहीं था कि नेविगेशन व्हील को हैंडल कर सकूं, उस समय नेविगेशन व्हील को हैंडल करने में मैरी ने मेरी मदद की। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर हर, मुझे बहुत कृतज्ञता का भाव मैरी के लिए भी हो रहा था। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल, और सबसे बड़ी बात तो मैं उस 7 साल की छोटी सी बच्ची के लिए सोच रहा था, who did not want us to worry about a head injury, जो अपने सर के चोट से माँ पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी। और ये सर की चोट मामूली नहीं थी। ब्रैकेट में वो बताते हैं कि subsequently took 6 minor operation to remove
a recurring blood clot between skin and skull. स्किन और स्कल उसके बीच में 6 बार माइनर ऑपरेशन करने पड़े, क्लॉटिंग हो जा रही थी ब्लड की, ब्लड के थक्के पड़ जा रहे थे उसको रिमूव करने के लिए, इसी चोट की वजह से आगे चल करके। उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहा था, वो हम लोग को उस समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए थी। एंड ऑफ अ 6-year-old boy who was not afraid to die, और उस 6 साल के बच्चे के लिए भी मैं बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहा था, जो मरने से डरने को तैयार नहीं था। तो इस तरह से ये स्टोरी खत्म होती है दोस्तों। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।